हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं अपनी माँ के कमरे में बैठा हैरान निगाहों से उन्हें देख रहा था। मुझे उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वह सच बोल रही हैं। मैं तुरंत बोला था, आप किस तरह की बात कर रही हैं मम्मी? मैं कैसे किसी बंगालन लड़की से शादी कर सकता हूँ? उन लोगों को तो बिल्कुल भी ना बोलने की तमीज होती है और ना ही उठने बैठने की। आप जानती हैं, हम किस क्लास के लोग हैं। लोगों में हमारा उठना बैठना है। अगर मैं अपनी पत्नी को लेकर सोसाइटी में नहीं जाऊंगा तो ना मेरी इज्जत होगी और ना ही मेरे काम की। आपको यह बात समझनी होगी। मैं एकदम गुस्से से बोला था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। मेरी मम्मी फौरन बोली, देखो सुनीत, मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूं, लेकिन यह तुम्हारे दादा की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी किसी बंगालन लड़की से हो, और बंगाली भी इंसान ही होते हैं। इसमें कौन सी परेशानी नहीं है जो तुम इतना हल्ला मचा रहे हो। वह फौरन मेरी बात सुनकर सहनशीलता से बोली थी, जबकि मैं उन्हें बस देखकर रह गया था। मैं और उन्हें समझाना चाहता था, मगर वह बोली, देखो, अगर तुमने अपने दादा की ख्वाहिश का सामान नहीं किया तो तुम्हें उनकी जायदाद में से भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे चाचू, तुम्हारे ताऊ, सबको यह बात मालूम है कि तुम्हारे दादा ने मरने से पहले यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि तुम्हारी शादी किसी बंगालन लड़की से हो। और अब अगर मैं तुम्हारी शादी किसी अपनी बिरादरी की लड़की से करवाऊंगी तो सब बहुत ज्यादा बातें बनाएंगे और तुम्हें जायदाद से भी बाहर कर दिया जाएगा। और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती जिससे बाद में नुकसान हो। मैं अपनी मम्मी की यह बात सुनकर खामोश हो गया था। मुझे अपना कारोबार करना था और इसके लिए मुझे एक मोटी रकम की जरूरत थी जो दादा की जायदाद से ही हासिल हो सकती थी। इसीलिए मैं खामोशी से बैठा रहा था और मम्मी की तमाम बातें सुनने लगा था जो रिश्तेदार में फैल चुकी थी। अगर दादा यह इच्छा मेरे सामने जाहिर करते या मेरी माँ के सामने जाहिर करते तो हम इस बात को वहीं दबा देते, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगने देते। मगर उन्होंने भी बहुत चालाकी का काम किया था। उन्होंने पूरे खानदान को जमा किया था और उसके बाद अपनी यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि राजवीर की शादी तुम लोग किसी बंगाली लड़की से करना, और अगर ऐसा ना किया गया तो राजवीर को मेरी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। यही वजह थी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। दादा का अंतिम संस्कार हो चुका था, जिसकी वजह से अब मेरी शादी की बातें घर में चल रही थीं। सबका कहना था कि राजवीर की शादी जल्द से जल्द करवाई जाए, क्योंकि दादा की यह आखिरी ख्वाहिश थी, और उनकी आखिरी ख्वाहिश जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना बेहतर है। मैंने कई बार मम्मी को यह बात समझाने की कोशिश की कि वह तो अब इस दुनिया से चले गए हैं, उनका इस दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं है। आप सबसे बात करके तो देखिए, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, मैं कैसे इस लड़की के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजार सकता हूं। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली थी, तुम्हें आगे की जिंदगी गुजारने के लिए यह बड़ा समझौता करना ही पड़ेगा। तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर तुमने अपने दादा की जायदाद को ठुकरा दिया तो तुम्हारे लिए बाद में बहुत प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। और इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने अपना सर झुका दिया था। पैसा एक ऐसी लालच है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, और मैं भी इस लालच के आगे बेबस हो गया था। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। लड़की तलाश कर ली गई थी और जल्द मेरी मंगनी का फंक्शन रखा जाना था। हम लोग खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरे दादा पुश्तैनी अमीर थे, इसीलिए शादी भी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। मैंने सबको समझाने की कोशिश भी की कि शादी को बड़े पैमाने पर ना किया जाए। वैसे भी दादा के देहांत को ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, मगर किसी ने मेरी बात को नहीं सुना था। उन लोगों का कहना था कि दादा की यह भी एक ख्वाहिश में शामिल था कि राजवीर की शादी जब किसी बंगाली लड़की से करवाई जा रही हो तो शादी बहुत धूमधाम से करनी है, बिल्कुल भी शादी में कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे पोते की शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि सबको पता चले कि शादी हमारे परिवार में हो रही है। यह सब बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा था। बेवजह के तमाशे होने थे, और जब लड़की को देखा जाता तो लोग 100 तरह की बातें बनाते। एक तो बंगाली काले होते हैं, यही बात मुझे परेशान कर रही थी। आगे मेरी नस्ल भी पैदा होनी थी जो समाज में आगे बढ़ती। अगर वह लोग भी काले पैदा होते तो यह समाज उन्हें बिल्कुल कबूल नहीं करता।
यही वजह थी कि मैं भी हद से ज्यादा परेशान था। मम्मी उस लड़की की मेरे सामने ढेरों तारीफें करती थी। मुझे बताती थी कि वह बहुत खूबसूरत है, वह ऐसी है, वह वैसी है, तुम एक बार उसकी तस्वीर तो देखो। मगर मैं हमेशा इनकार कर देता था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी तस्वीर देखने की। जब वह आएगी तो मैं देख लूंगा कि वह कैसी दिखती है। अभी मेरे सामने फजल बातें करने से आप सब बंद करें। मेरी मम्मी कई बार मुझ पर ऐसी बातों पर गुस्सा भी हो जाती थी कि तुमने तो बात को बेवजह का बढ़ा चढ़ाकर रखा हुआ है। शादी तो एक लड़की से ही करनी होती है। अब भला वह बंगाली हो या कोई और जात की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मगर मैं उन्हें अपनी स्थिति समझा नहीं पा रहा था कि ऐसा फर्क पड़ता है। बंगालियों में फर्क होता है। उनकी जबान, उनका रंग रूप, उनके उठने बैठने का अंदाज, सब कुछ अलग होता है। उनमें बिल्कुल तमीज़ और तहजीब नहीं होती। मगर शायद मैं इस बार गलत साबित होने वाला था, और जिससे मैं ना खबर था, वक्त तेजी से गुजरता चला गया और हम सब मंगनी करने के लिए उनके घर पहुंच गए। मेरा स्वागत बहुत शानदार अंदाज में किया गया, मगर मैं ऐसा था कि सिर झुकाए रखा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं अपनी माँ के कमरे में बैठा हैरान निगाहों से उन्हें देख रहा था। मुझे उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वह सच बोल रही हैं। मैं तुरंत बोला था, आप किस तरह की बात कर रही हैं? मम्मी, मैं कैसे किसी बंगालन लड़की से शादी कर सकता हूँ? उन लोगों को तो बिल्कुल भी ना बोलने की तमीज़ होती है और ना ही उठने बैठने की। आप जानती हैं हम किस क्लास के लोग हैं। लोगों में हमारा उठना बैठना है। अगर मैं अपनी पत्नी को लेकर सोसाइटी में नहीं जाऊंगा तो ना मेरी इज्जत होगी और ना ही मेरे काम की। आपको ये बात समझनी होगी। मैं एकदम गुस्से से बोला था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। मेरी मम्मी फौरन बोली, देखो सुनीत, मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूं, लेकिन यह तुम्हारे दादा की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी किसी बंगालन लड़की से हो, और बंगाली भी इंसान ही होते हैं। इसमें कौन सी परेशानी नहीं है जो तुम इतना हल्ला मचा रहे हो। वह फौरन मेरी बात सुनकर सहनशीलता से बोली थी, जबकि मैं उन्हें बस देखकर रह गया था। मैं और उन्हें समझाना चाहता था, मगर वह बोली, देखो, अगर तुमने अपने दादा की ख्वाहिश का सामान नहीं किया तो तुम्हें उनकी जायदाद में से भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे चाचू, तुम्हारे ताऊ, सबको यह बात मालूम है कि तुम्हारे दादा ने मरने से पहले यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि तुम्हारी शादी किसी बंगालन लड़की से हो। और अब अगर मैं तुम्हारी शादी किसी अपनी बिरादरी की लड़की से करवाऊंगी तो सब बहुत ज्यादा बातें बनाएंगे और तुम्हें जायदाद से भी बाहर कर दिया जाएगा, और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती जिससे बाद में नुकसान हो। मैं अपाता अपनी मम्मी की ये बात सुनकर खामोश हो गया था। मुझे अपना कारोबार करना था और इसके लिए मुझे एक मोटी रकम की जरूरत थी जो दादा की जायदाद से ही हासिल हो सकती थी। इसीलिए मैं खामोशी से बैठा रहा था और मम्मी की तमाम बातें सुनने लगा था जो रिश्तेदार में फैल चुकी थीं। अगर दादा यह इच्छा मेरे सामने जाहिर करते या मेरी माँ के सामने जाहिर करते तो हम इस बात को वहीं दबा देते, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगने देते। मगर उन्होंने भी बहुत चालाकी का काम किया था। उन्होंने पूरे खानदान को जमा किया था और उसके बाद अपनी यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि राजवीर की शादी तुम लोग किसी बंगाली लड़की से करना, और अगर ऐसा ना किया गया तो राजवीर को मेरी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। यही वजह थी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। दादा का अंतिम संस्कार हो चुका था, जिसकी वजह से अब मेरी शादी की बातें घर में चल रही थीं। सबका कहना था कि राजवीर की शादी जल्द से जल्द करवाई जाए, क्योंकि दादा की यह आखिरी ख्वाहिश थी, और उनकी आखिरी ख्वाहिश जितनी जल्दी पूरी हो जाए उतना बेहतर है। मैंने कई बार मम्मी को यह बात समझाने की कोशिश की कि वह तो अब इस दुनिया से चले गए हैं, उनका इस दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं है। आप सबसे बात करके तो देखिए, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं कैसे इस लड़की के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजार सकता हूँ? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली थी, तुम्हें आगे की जिंदगी गुजारने के लिए ये बड़ा समझौता करना ही पड़ेगा। तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर तुमने अपने दादा की जायदाद को ठुकरा दिया तो तुम्हारे लिए बाद में बहुत प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। और इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने अपना सर झुका दिया था। पैसा एक ऐसी लालच है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, और मैं भी इस लालच के आगे बेबस हो गया था। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। लड़की तलाश कर ली गई थी और जल्द मेरी मंगनी का फंक्शन रखा जाना था।
हम लोग खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरे दादा पुश्तैनी अमीर थे, इसीलिए शादी भी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। मैंने सबको समझाने की कोशिश भी की कि शादी को बड़े पैमाने पर ना किया जाए। वैसे भी दादा के देहांत को ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, मगर किसी ने मेरी बात को नहीं सुना था। उन लोगों का कहना था कि दादा की यह भी एक ख्वाहिश में शामिल था कि राजवीर की शादी जब किसी बंगाली लड़की से करवाई जा रही हो तो शादी बहुत धूमधाम से करनी है। बिल्कुल भी, शादी में कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे पोते की शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि सबको पता चले कि शादी हमारे परिवार में हो रही है। ये सब बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा था। बेवजह के तमाशे होने थे, और जब लड़की को देखा जाता तो लोग 100 तरह की बातें बनाते। एक तो बंगाली काले होते हैं, यही बात मुझे परेशान कर रही थी। आगे मेरी नस्ल भी पैदा होनी थी जो समाज में आगे बढ़ती। अगर वह लोग भी काले पैदा होते तो यह समाज उन्हें बिल्कुल कबूल नहीं करता। यही वजह थी कि मैं भी हद से ज्यादा परेशान था। मम्मी उस लड़की की मेरे सामने ढेरों तारीफें करती थीं। मुझे बताती थी कि वह बहुत खूबसूरत है, वह ऐसी है, वह वैसी है, तुम एक बार उसकी तस्वीर तो देखो। मगर मैं हमेशा इनकार कर देता था। मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी तस्वीर देखने की। जब वह आएगी तो मैं देख लूंगा कि वह कैसी दिखती है। अभी मेरे सामने फजल बातें करने से आप सब बंद करें। मेरी मम्मी कई बार मुझ पर ऐसी बातों पर गुस्सा भी हो जाती थी कि तुमने तो बात को बेवजह का बढ़ा चढ़ा कर रखा हुआ है। शादी तो एक लड़की से ही करनी होती है। अब भला वह बंगाली हो या कोई और जात की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मगर मैं उन्हें अपनी स्थिति समझा नहीं पा रहा था कि ऐसा फर्क पड़ता है। बंगालियों में फर्क होता है। उनकी जबान, उनका रंग रूप, उनके उठने बैठने का अंदाज, सब कुछ अलग होता है। उनमें बिल्कुल तमीज और तहजीब नहीं होती। मगर शायद मैं इस बार गलत साबित होने वाला था, और जिससे मैं ना खबर था, वक्त तेजी से गुजरता चला गया और हम सब मंगनी करने के लिए उनके घर पहुंच गए। मेरा स्वागत बहुत शानदार अंदाज में किया गया, मगर मैं ऐसा था कि सिर झुकाए रखा कि लोग इतने खुश थे जिसकी कोई हद नहीं थी, क्योंकि उनके मुताबिक मैंने दादा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया था। और यह बात भी हकीकत थी कि मुझे जायदाद का एक बड़ा हिस्सा दिया जा रहा था, क्योंकि मैं दादा की ख्वाहिश के मुताबिक उनका सम्मान कर रहा था। खाना खोल दिया गया था और फिर विदाई का शोर उठ गया था। मैंने दिल ही दिल में ठंडी आह भरा था कि यहाँ के घुटन भरे माहौल से मेरी जान छूट रही है, क्योंकि लम्हा दर लम्हा जो लोग आ रहे थे, उनका बात करने का अंदाज, उनकी छोटी मोटी रस्में और उनकी शरारतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं, जो मेरे चेहरे से साफ झलक रही थी। एक दो बार मैंने बुरी तरह से झिड़कान। मैं तो उनकी तरफ भी देखना जरूरी नहीं समझ रहा था। भला मैं उनकी तरफ देखता ही क्यों? उनकी वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा था। अगर वे वक्त पर एक्शन ले लेती और सबको समझा कि यह गलत है, एक लड़के की जिंदगी का सवाल है। अगर वह किसी बंगाली को पसंद ही नहीं करता तो फिर उसकी शादी उस बिरादरी में क्यों करवाई जा रही है? मगर मेरी मम्मी भी लालच में आ गई थी और मुझे भी उन्होंने लालची बना दिया था, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया था। इंसान का एक हमसफर ही होता है जो उसके साथ सारी जिंदगी गुजारता है, और मैं चाहता था कि मैं अपना हमसफर अपनी मर्जी के मुताबिक चुनूं, क्योंकि जिंदगी मुझे गुजारनी है, किसी और को नहीं। विदाई के वक्त मेरी दुल्हन सबके गले लग रही थी, और यह बात मुझे बहुत बुरी लग रही थी कि विदाई हो रही है, वह दुनिया नहीं छोड़ रही। फिर यह लोग इतने अजीब तरह से क्यों रो रहे थे? मैं तो अपनी मम्मी के पास जाकर खड़ा हो गया था कि जल्दी से जल्दी यह तमाशा खत्म हो एदी थी और मैं घर की तरफ बढ़ूं। शुक्र था कि मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बुलाया। अगर वे यहां आ जाते और इन लोगों का रोना धोना देख लेते तो समाज में जितना मजाक मेरा बनता, उसकी कोई हद नहीं थी। मुझे इतना अंदाजा तो था कि जरूर परिवार में बातें बनेंगी, और इतनी बातें बनेंगी कि मेरी मम्मी भी परेशान होंगी। और मैं दिल ही दिल में इस बात को लेकर बहुत खुश था कि उन्हें भी पता चले कि असल बला क्या होती है। थोड़ी देर बाद इन लोगों का रोना धोना खत्म हुआ और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। सफर शुरू हो चुका था और मैं एक कोने में बैठा अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। कई बार मेरी मम्मी ने मुझे इशारों में अपनी पस से बात करने को कहा था, लेकिन मैं तो ऐसा हो गया था जैसे गाड़ी में मौजूद ही ना हो। ना जाने क्यों मुझे उस लड़की से अजीब सी घिन आ रही थी, मगर मैं बिल्कुल भी किसी पर यह बात जाहिर नहीं करना चाहता था।
क्योंकि अगर मैं उस वक्त किसी पर यह बात जाहिर कर देता तो बेवजह मुझे ही बातें सुनाई जाती कि नई नवेली दुल्हन के साथ तुम कैसा बर्ताव कर रहे हो। एक लंबी दूरी के बाद हमारा घर आ गया था। मम्मी ने हम दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया, जबकि मैं तो ना खुश शक्ल बनाए उसके साथ खड़ा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी के अभी अपने कमरे में जाकर आराम करता, मगर परिवार वाले साथ ही खड़े हुए थे, इसलिए मुझे भी खड़ा रहना पड़ रहा था। अभी तक मेरी पत्नी ने चेहरे पर घूंघट ओढ़ रखा था। न जाने क्यों मुझे अब उसके घूंघट से नफरत महसूस हो रही थी। लगा कि यह बेवजह का तमाशा है। चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है? घूंघट उठा लिया जाए तो बेहतर होगा। ऐसी भी कौन सी हूर की परी है जो चेहरा छुपाकर बैठी हुई है? मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि वह लड़की नहीं, बल्कि खूबसूरती की बल्ला है, जिसे देखकर मैं दंग रह जाने वाला हूं। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कुछ पारिवारिक रस्में अदा की और उसके बाद मेरी कुछ कजन्स वगैरह मेरी दुल्हन को लेकर मेरे कमरे में छोड़ गई। अभी तक उसने घूंघट नहीं उठाया था। मैंने मम्मी से धीमी आवाज में पूछा, उसने घूंघट क्यों नहीं उठाया? यह तमाशा किस बात का है? मेरी बात सुनकर मम्मी ने मेरे सिर पर चपत लगाई और गुस्से से बोली, अरे बेवकूफ, ये एक रस्म होती है। उनके परिवार में कहा जाता है कि पति से पहले लड़की की शक्ल कोई नहीं देखेगा। इसे बहुत अच्छा माना जाता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। यह दुल्हन तो तुम्हारी ही है और तुम्हारे लिए ही उसने इतना श्रृंगार किया है। अब कोई और देखे तो क्या ही फायदा? जबकि मैंने गुस्से से सिर झटक दिया था। बेवजह के ड्रामे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया था, क्योंकि मेरी कमर पीती थी। वीनी पुस्तायता थी। इतनी अकड़ गई थी कि मुझसे अब और सबके बीच बैठा नहीं जा रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी नहीं, नवेली दुल्हन की तरह सिर पर घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। मैंने अपने कमरे को देखकर भी गुस्से से सिर झटक दिया। ना जाने किसने मेरे कमरे को फूलों की पत्तियों से सजाया था। मैंने तो अपनी मम्मी को साफ मना कर दिया था कि बेवजह के तमाशे करने की जरूरत नहीं है। मेरे कमरे में एक गुलाब का फूल भी नहीं होना चाहिए। मुझे गंदगी से सख्त नफरत थी, मगर अब हर जगह ही फूल बिखरे हुए थे। मैं चुपचाप जाकर वॉशरूम चला गया ताकि कुछ देर खुद को फ्रेश कर सकूं। ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़े होकर मैंने खुद को शांत किया और नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आ गया। अभी भी वह उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। मैं अचानक बोल पड़ा, किस बात के तमाशे हैं? यह सब मुझे, यह हरकतें बिल्कुल भी तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी। खैर, मेरे बिस्तर से उठो और आइंदा मेरे बिस्तर पर बैठने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझता कि तुम मेरी चीजों का इस्तेमाल करो। मेरी आवाज सुनकर साफ तौर पर उसके शरीर में कंपी छा गई, जो मुझे दिख रही थी, मगर मुझे इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह अब तक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। मैं अब सहन करने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए मैं उसके करीब गया और उसका बाजू सख्ती से अपने हाथ में ले लिया। मैंने उसे बिस्तर से खींचकर नीचे उतारा। इस धक्का मुक्की में उसका घूंघट उतर गया और जैसे ही मेरी नजर उस लड़की के चेहरे पर गई, मुझे अपना वजूद बिखरता हुआ महसूस हुआ। वह लड़की नहीं, सचमुच स्वर्ग की परी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई खूबसूरत राजकुमारी उतारी गई हो। उसका खूबसूरत गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी गाल और पंखुड़ियों जैसे होठ जिन पर लाल लाल लिपस्टिक लगी हुई थी। मेरे गले में कांटे चुभने लगे। उसके बाल भी उसके कंधों से नीचे तक लहराते हुए थे। एक पल के लिए मैं ऐसा हो गया जैसे कांटों तो बदन में खून नहीं। वह लड़की नहीं, बल्कि सचमुच कोई अप्सरा लग रही थी, मगर मैंने तुरंत खुद पर काबू पा लिया। हाँ, वह बेशक बहुत हसीन थी। उसका रंग काला नहीं था, बल्कि वह गोरी रंगत की मालिक थी, मगर इसके बावजूद भी वह मुझे कबूल नहीं थी, क्योंकि वह बंगालन थी। मैंने तुरंत ही उसे झटके से अपने बिस्तर से दूर किया और उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से यह बात समझा रहा हूं कि मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहना। और खबरदार, जो तुम मेरे बेड पर बैठी, मैं तुम्हारा हाल खराब कर दूंगा। उसकी आंखों में बेकाबू आंसू जमा हो गए थे, जो मुझे साफ तौर पर दिख रहे थे, मगर मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
मैं उसे नज़रअंदाज करके बिस्तर पर लेट गया और कंबल मुंह तक ओढ़कर करवट बदल चुका था। मगर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने इतनी खूबसूरती जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। यही वजह थी कि मैं उसे कुछ और नहीं कह पाया, वरना मैंने बहुत कुछ सुनाने का इरादा कर रखा था। मुझे अपनी मम्मी की बातें याद आने लगीं, जब वह मुझे अक्सर समझाती थी कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। हमने जो लड़की तुम्हारे लिए चुनी है वह बहुत खूबसूरत है। अब मैं इस बात पर हैरान था कि उन्हें इतनी जल्दी ऐसी लड़की कैसे मिल गई थी और इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिली थी। मैं मम्मी से सब चीज़ों के बारे में अब पूछना चाहता था, और मैं यह भी पूछना चाहता था कि दादा ने बंगाली लड़की से शादी ही क्यों करवाई। आखिर इसके पीछे भी कोई बात थी जो मुझसे छुपाई गई थी। मगर अब मैं सारे राज्यों से पर्दा उठाना चाहता था। रात जैसे तैसे गुजर ही गई। वह यकीनन जमीन पर सोई थी, मगर मैंने यह देखना भी गवारा नहीं किया। मेरी आंख करीब 10 बजे के आसपास खुली। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर वह कहीं भी मौजूद नहीं थी। यकीनन वह तैयार होकर नीचे चली गई थी। मुझे अचानक ही उस पर बहुत गुस्सा आया कि वह मुझसे बिना पूछे नीचे क्यों गई, जबकि आज हमारी शादी की पहली सुबह थी। हाँ, हमने सुहाग रात नहीं मनाई थी, मगर हम शादीशुदा जोड़े थे। और मेरी मम्मी ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि शादी की सुबह तुम दोनों साथ बाहर आना। यही सब मैं अपने दिमाग में अब भी दोहरा रहा था, जब अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वह नहाई धोई सी बाहर आई। मैंने दिल में ठंडा आह भरा कि वह अकेले बाहर नहीं गई। वह अपने बाल तौलिए से सुखा रही थी, और मैं उसे सादगी में देखकर भी हैरान था। वह वाकई कोई परी ही थी, जो सादगी में भी कयामत ढा रही थी। लेकिन मैंने तुरंत ही अपनी नज़रों को बदल लिए, क्योंकि यह लड़की मेरे ऊपर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती थी, और मैं इसे अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं देना चाहता था। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, शुक्र है थोड़ी बहुत क्ल तुम्हारे अंदर भी है। खैर, तैयार हो जाओ, लेकिन बाहर मत जाना, मेरे साथ चलना। मम्मी ने कहा था कि सारे रिश्तेदार आए हुए होंगे, तो तुम दोनों सुबह साथ ही आना। और एक बात और, अगर तुमने कमरे से कोई भी बात बाहर निकाली तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि हम दोनों के बीच होने वाली कोई भी बात बाहर जाए। वह चुपचाप सिर हिलाकर रह गई। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वह गूंगी है, मगर फिर मैंने अपना सिर झटक दिया और चुपचाप वॉशरूम चला गया। वहां जाकर मैंने जल्दी जल्दी शावर लिया और कपड़े बदलकर बाहर आ गया। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को संवार रही थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग था, लेकिन जबान से कुछ भी नहीं बोल रहा था। हाँ, मेरी आंखों में उसकी तरफ साफ पसंदगी झलक रही थी, मगर मैं यह शब्द भी कह नहीं सकता था, क्योंकि यह लड़की मेरी पसंद की नहीं थी, और मैं अपनी पसंदीदा औरत को ही अपने दिल की चाबी सौंपने वाला था। मैंने जल्दी से उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोला, जल्दी करो, समझ नहीं आता बेवजह का तुम वक्त बर्बाद कर रही हो। मुझे अपने दोस्तों के पास भी जाना है और फिर रात के लिए भी इंतजाम करने हैं। वह हाँ में सिर हिलाकर तुरंत ही अपनी चप्पल पहनने लगी। मैंने अपने बाल बना लिए और उसे देखने लगा। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं अपने दिल की हालत खुद से भी छुपा नहीं पा रहा था। तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आदित्य आत्याग, तुमने किसी से भी हमारे बीच होने वाली कोई भी बात बताई तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। मैंने अब तक इस लड़की से उसका नाम तक नहीं पूछा था, बस अपने ही हुक्म उस पर जारी करता जा रहा था। मैं चुपचाप उसे लेकर बाहर आ गया। मम्मी पापा ने हमें देखकर कई नजरों से निहारा। घर के बड़ों ने भी हमें देखकर खूब तारीफें की। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी, और यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। उसके हुस्न के आगे मेरा हुस्न भी फीका पड़ रहा था। मैं अपने परिवार का सबसे खूबसूरत लड़का था, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल बेकार लग रहा था। सबने मेरी पत्नी की बहुत तारीफ की और मुंह दिखाई कि रस्म के बाद उसे कई तोहफे दिए गए। हम सबने नाश्ता बहुत ही खुशनुमा माहौल में किया, और फिर मैं अपने दोस्तों की तरफ चला गया। उसके बाद रात के रिसेप्शन के इंतजाम भी मेरे ही सिर पर थे। क्योंकि फंक्शन मेरा था, तो घर की तमाम जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर थी। रात में भी वह बेहद हसीन लग रही थी। मेरी तो नजरें ही उस पर से नहीं हट रही थीं, मगर मैंने फिर भी अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए।
मैं जितना हो सकता था अपने चेहरे पर ऊब और नाखुशी दिखा रहा था, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों को यह दिखाना चाहता था कि बेवजह मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। मेरी इजाज़त के बिना मेरी मर्जी के खिलाफ आप लोगों ने मेरी शादी एक बंगाली लड़की से की है, जो मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अचानक ही मुझे अपने दोस्तों का ग्रुप अपनी तरफ आता हुआ दिखा। जब मैंने अपनी पत्नी के कान में झुककर कहा, अपने चेहरे पर मुस्कान सजाकर रखना, मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने बिल्कुल अच्छे से बर्ताव करना। उसने सिर को हल्की सी हरकत दी और मेरे साथ खड़ी हो गई। मेरे दोस्तों ने आते ही मुझे गले लगा लिया था और ढेरों बधाइयां देने लगे थे। साथ ही चिढ़ाने लगे कि इतनी खूबसूरत दुल्हन तुम्हें कहाँ से मिल गई। जबकि मैं मुस्कुराकर सबको देख रहा था, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी अचानक मेरे एक दोस्त ने मेरी पत्नी की ओर हाथ बढ़ाया ताकि वह उसका हाथ पकड़ सके। यह हरकत मुझे काफी नागवार लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी पत्नी थोड़ी घबरा गई थी, मगर उसने झिझक हुए उसका हाथ थाम लिया। मेरी आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं, लेकिन मैंने अपनी भावना किसी पर जाहिर नहीं की। ना जाने क्यों मैं दिल ही दिल में अपनी पत्नी को लेकर बेहद पजेसिव हो रहा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे भी, क्योंकि वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती से मुझे एक पल के लिए डर भी महसूस हुआ कि कहीं यह खूबसूरती मेरे लिए आगे चलकर परेशानी ना बन जाए। थोड़ी देर बाद फंक्शन खत्म हो गया और सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया, लेकिन न जाने क्यों मुझे अजीब सा गुस्सा आ रहा था। मेरे दोस्त का मेरी पत्नी का हाथ पकड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कमरे में आते ही मैंने उसका बाजू सख्ती से अपने हाथ में दब पच लिया और उसे दीवार से पिन करते हुए गुस्से से उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हारा नाम जो भी है, मगर यह बात अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर तुम्हारी तरफ किसी लड़के ने आंख उठाकर भी देखा या फिर मैंने तुम्हें किसी से आंखें मिलाते देखा तो याद रखना, तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हारे गले में डाल दूंगा। तुम मुझे अभी जानती नहीं कि मैं किस बला का नाम हूं। मेरा दहाड़ता हुआ अंदाजा उसे डरा गया। वह भीगी हुई आवाज में बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मैं वादा करती हूं कि मैं हमेशा आपसे वफादार रहूंगी। उसकी आवाज उसकी तरह ही खूबसूरत थी। एक पल के लिए मैं उसके जादू में बनकर तिरछन गया, लेकिन फिर मैंने उसे अपने से दूर धकेल दिया और वॉशरूम चला गया। मेरे अंदर एक अजीब सा लावा सुलग रहा था, जो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। ठंड में मैं ठंडे पानी के नीचे खड़ा होकर अपने अंदर उठती आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आया तो वह सोफे पर बैठी आंसू बहा रही थी। मेरा सब्र का बांध अब टूटने लगा था। मैं उसे देखकर गुस्से वाले अंदाज में बोला, क्यों, बहुत बुरा लग रहा है मुझसे शादी करके, या फिर कोई और बात है, या फिर किसी और के साथ तुम्हारा इश्क था जो अब आंसू बहा रही हो। मैंने तुम पर हाथ उठाया है, जो तुम्हारी आंखों से यह टप टप मोती बह रहे हैं। मेरी बात सुनकर वह फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और कांपते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती। आप ही मेरी जिंदगी में पहले और आखिरी इंसान हैं। मैं अब दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जो आपको बुरी लगे। मैं रोंगी भी नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इस कमरे से भी बाहर नहीं जाऊंगी। उसका अंदाज बेहद डरा सहमा हुआ था। यकीनन वह मेरे बातों से बेहद डर चुकी थी। मैंने उस पर एक नज़र डाली और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। इसके अलावा मैंने उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि उसकी हालत को देखते हुए मुझे चुप रहना ही सही लगा। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन इस 1 हफ्ते के दौरान ना मैंने अपनी पत्नी से कोई बात की और ना ही उसकी तरफ देखना जरूरी समझा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उसकी तरफ देखता तो धीरे धीरे मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला जाता। वह लड़की बेहद खूबसूरत और बेहद मासूम थी। उसकी बातों से ही मुझे समझ में आ गया था कि वह बेहद साधारण और सरल स्वभाव की है। आज मैं अपनी मम्मी के पास जाकर उनसे कुछ सवाल करना चाहता था। यही सोचकर मैंने आज काम से भी जल्दी वापस घर आ गया था। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया गया और उसके बाद मैं अपने कमरे में जाने के बजाय अपनी मम्मी के कमरे में आकर बैठ गया था। वह मुझे हैरानी से देख रही थी कि मैं इस समय उनके कमरे में क्यों आया हूं। मैंने तुरंत उनके हाथ थाम लिए और उनकी तरफ देखते हुए बोला, देखिए मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और ये बात आपको मालूम है। आपके कहने पर ही मैंने इस बंगालन से शादी की है, लेकिन अब मेरे कुछ सवाल हैं
जिनके जवाब मैं आपसे ही चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर को हाँ में हिलाया और मैंने गहरी सांस लेकर उनकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मुझे सच सच बताइए, आपने इतनी जल्दी इतनी अच्छी और खूबसूरत लड़की कैसे ढूंढी, और वह भी बंगाली बिरादरी में, और दादा ने यह ख्वाहिश क्यों रखी थी? यकीनन इसके पीछे कोई वजह तो होगी। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी बिल्कुल खामोश हो गईं और फिर थोड़ी देर बाद बोली, देखो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी नई जिंदगी की खुशी से शुरुआत करो। बंगाली भी इंसान होते हैं। तुमने बेवजह इस बात को बढ़ा रखा है। लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ वफादार भी है और तुम्हारी सेवा करना चाहती है। हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है, फिर तुम क्यों उसके साथ इतनी बदसलूकी करते हो? मैंने तुम्हें देखा है, तुम उसकी तरफ देखते तक नहीं हो। यह गलत है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और वह पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारी पत्नी बनी है। अगर तुम उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करोगे तो याद रखना, जब भविष्य में तुम्हारी औलाद होगी और वह भी बेटी, तो उसके साथ भी यही सब होगा। यह एक परिणाम है जिसे हर किसी को भुगतना होता है। मैं मम्मी की बात सुनकर और उलझन में पड़ गया और अपना सिर झटक कर बाहर आ गया। उनके अंदाज से ही समझ गया था कि वह बात को घुमा रही हैं और सही बात बताना ही नहीं चाहती। मैं कमरे में आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। मैंने अपनी जिंदगी के हमसफर को लेकर क्या क्या सपने नहीं देखे थे। मैंने सोचा था कि जो मेरी जिंदगी में आएगी वह एक पढ़ी लिखी लड़की होगी। उसके साथ मैं समाज में उठूंगा बैठूंगा, अपने कारोबार में उसे शामिल करूंगा। हम दोनों पति पत्नी मिलकर अपने कारोबार को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे नसीब में आई भी तो एक बंगाली लड़की, और मुझे मालूम था कि उसके पास शिक्षा भी नहीं होगी। मैंने किसी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा था कि वह पढ़ी लिखी है या नहीं। हाँ, यह बात थी कि वह बंगाली लोगों की तरह काली नहीं थी और ना ही उसकी भाषा खराब थी, केवल उसकी जात ही बंगाली थी। बाकी सब तो वह बिल्कुल मेरी तरह ही थी। अभी मैं यही सब सोच रहा था जब अचानक वह मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा जब उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, हम कब तक एक दूसरे से दूर रहेंगे? मुझे मेरा हक कब देंगे आप? मैं चाहती हूं कि आप अभी वह और कुछ कहती, इससे पहले ही मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिना सोचने समझने का मौका दिए उसे एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। मुझे उसका हाथ लगाना इतना बुरा लगा था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। बाहर खड़े होकर जोर से बोला, खबरदार, जो तुमने आइंदा मुझे छूने की कोशिश की, अब तुम तब तक यही बंद रहोगी जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। वह दरवाजा पीटने लगी थी, मगर मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपने कमरे में आकर सो गया। रात कतरा कतरा कर पिघलती चली गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने कमरे में नजर दौड़ाई, मगर वह कहीं भी मौजूद नहीं थी। एक पल के लिए मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वह लड़की वाकई मासूम थी। उस एक हफ्ते के बीच में मैंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि वह मुझसे प्यार भी करने लगी थी। वह चोरी चोरी मुझे देखती थी और मेरे सारे काम वही करती थी। इस एक हफ्ते के दौरान उसकी मौजूदगी ने मेरे कमरे को भी भरा भरा कर दिया था। अपनी रात के बर्ताव को याद करके मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई थी और मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने यही सोचा कि अब मैं उसे स्टोर रूम से बाहर निकालकर समझाऊं कि कुछ दिन के लिए मुझे वक्त दो, क्योंकि मैं अभी तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जिस तरह का लाइफ पार्टनर अपनी जिंदगी में चाहता था, तुम वह नहीं हो। यही सोचकर मैं अपने कमरे से निकलकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। मेरा दिल अजीब सी कश्मकश में था, मगर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वह नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही थी। यकीनन वह डर से बेहोश हो गई थी, क्योंकि स्टोर रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। मैंने एक एक बात और महसूस की थी कि वह रोशनी में रहने वाली लड़की थी। मैंने फौरन उसे अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से कमरे के अंदर ले आया। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वह एकदम हड़बड़ाकर उठ गई और रोने लगी। साथ ही वह हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। उसकी यह हालत देखकर
मैं और ज्यादा शर्मिंदगी की गहराइयों में गिर गया। हाँ, मैं इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वह मुझे एक आंख नहीं भाती थी, मगर फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ। वह मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अगर आप मेरे करीब नहीं आना चाहते और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं आपको बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगी। मगर मैंने उसके करीब बैठकर उसके आंसू पोंछे और उससे माफी मांगी। लेकिन अब मेरे दिल में यह बात घर कर चुकी थी कि मैं मम्मी से इन सब चीज़ों के बारे में पूछकर ही रहूंगा कि दादा ने मेरी शादी किसी बंगाली से क्यों करवाई और इतनी खूबसूरत लड़की आपको कैसे मिली। यही सब सोचकर मैं मम्मी के पास चला गया और कह दिया कि अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं उसे अभी छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे आखिरकार सच्चाई बता ही दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे दादा ने जवानी में एक खूबसूरत बंगाली औरत से शादी की थी और उनसे उनका एक बेटा पैदा हुआ था, मगर बंगाली होने की वजह से उन्होंने उन्हें समाज में वह स्थान नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। उनके बेटे की शादी के बाद यह लड़की पैदा हुई थी, मगर एक कार एक्सीडेंट में तुम्हारी दादी और तुम्हारे ताऊ इस दुनिया से चले गए थे। फिर यही लड़की इस दुनिया में बची थी जो तुम्हारे दादा की पहली पत्नी के परिवार से थी, और इसी वजह से तुम्हारे दादा ने हमें यह बताया था कि उन्होंने तुम्हारी शादी इस लड़की से करवानी है। यही कारण है कि हम सब मजबूर थे और तुम ही वह इकलौते व्यक्ति थे जो इस लड़की की उम्र के भी थे और दादा के चहेते भी थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारा नाम लिया। यह सब सुनकर मैं दंग रह गया था। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरे ताऊ की बेटी थी। मैंने तुरंत कमरे में आकर उससे दोबारा माफी मांगी और खुद को खूब खरी खोटी सुनाई कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे पहले ही सच्चाई जान लेनी चाहिए थी। उसके साथ रहते रहते मुझे यह भी पता चला कि वह एक पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ, वह बंगाली बिरादरी से है, मगर उसके पास शिक्षा भी है और समझदारी भी। और फिर कहते हैं ना, कुछ फैसले ऊपर वाले की तरफ से होते हैं। जैसा हम सोचते हैं कई बार वैसा नहीं होता। मगर अब मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूं और एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। मुझे अपनी मांझी की गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें बेवजह किसी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो भगवान ने दिया है उस पर शुक्र अदा करके जिंदगी जी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर वाले को हमारी हरकतें बुरी लग गईं तो वह हमसे वह भी छीन लेगा जो उसने हमें दे रखी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। आपादी सा की